तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो साबित करती है कि जब एक परिवार साथ होता है ना, तो वो किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये कहानी है समंदर के बीचों बीच मौत को भी मात देने वाले गजब के हौसले की। ये पूरी कहानी ना एक बहुत ही गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब जब सब कुछ खत्म होने वाला हो, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इंसान के अंदर वो क्या चीज होती है जो उम्मीद जगाए रखती है। ये कहानी हमें उसी चिंगारी से मिलवाएगी। तो ये कहानी हमें सुना रहे हैं गॉर्डन कुक, एक 37 साल के बिजनेसमैन। उनका एक बहुत बड़ा सपना था, अपने परिवार के साथ अपनी बोट पर पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, बिल्कुल अपने हीरो कैप्टन जेम्स कुक की तरह। और इस सपने में वो अकेले नहीं थे, उनके साथ था उनका पूरा परिवार। कैप्टन गॉर्डन खुद, उनकी पत्नी मैरी, 7 साल की बेटी सुजैन और 6 साल का बेटा जॉनथन। और उनका घर था उनका जहाज वेव वॉकर। ये कोई मामूली बोट नहीं थी, बल्कि 23 मीटर लंबी 30 टन की एक बहुत मजबूत बोट थी, जिसे खास तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों से लड़ने के लिए पूरे 1 साल लगाकर तैयार किया गया था। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि 1,05,000 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा सफर था। जुलाई 1976 में उन्होंने इंग्लैंड से शुरुआत की और केपटाउन तक का पहला हिस्सा तो बड़े आराम से कट गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, जब वो दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर में उतरने वाले थे। अब केपटाउन से आगे का सफर और भी मुश्किल था, तो उन्होंने 2 क्रू मेंबर्स लैरी विजिल और हर्ब साइगलर की मदद ली। और जैसे ही ये लोग दक्षिणी हिंद महासागर में दाखिल हुए, समंदर का, मौसम का, हर चीज का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। 2 जनवरी का दिन था और इसी दिन समंदर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें ऊंची उठने लगीं, आसमान काला पड़ गया और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि वो किसी मामूली तूफान में नहीं, बल्कि सीधे मौत के मुंह में फंसने जा रहे हैं। और ये कोई आम तूफान नहीं था, ये तो जैसे कयामत थी। लहरें इतनी ऊंची थीं मानो आसमान को छू लेंगी। हवाएं तेज रफ्तार से चींच रही थीं और पानी की गर्जना इतनी तेज थी कि कान बहरे हो जाएं। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक अंतहीन डरावने समंदर के। लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी। पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लड़ना। और तभी समंदर की एक बहुत विशाल, एक दैत्य जैसी लहर उनके जहाज को निगलने के लिए आगे बढ़ी। अचानक एक इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरा जहाज कांप गया, जैसे कोई बम फटा हो। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि नैरेटर गॉर्डन कुक स्टीयरिंग व्हील से उछलकर सीधे बर्फीले समंदर में जा गिरे। एक पल को तो उन्हें लगा, बस सब खत्म हो गया। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी लाइफलाइन रस्सी ने उन्हें पकड़ कर रखा और एक दूसरी लहर ने उन्हें वापस उछालकर जहाज की तरफ फेंक दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को वापस डेक पर खींच लिया। वो बच तो गए, लेकिन बुरी तरह जख्मी थे। उनकी पसलियां टूट चुकी थीं, मुंह खून और टूटे दांतों से भरा था। उनकी हालत तो खराब थी ही, लेकिन जहाज की हालत वो तो और भी बदतर थी। जहाज की लकड़ियां टूट चुकी थीं, एक तरफ का हिस्सा पूरा अंदर धंस गया था और तेजी से पानी अंदर भर रहा था। और यहीं, इस पूरी तबाही के बीच, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी, तब इस परिवार के अंदर की हिम्मत जागी। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं थी, ये एक दूसरे की ढाल बनने की लड़ाई थी। इसे ही तो कहते हैं रेजिलियंस, मतलब मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने और वापस लड़ने की हिम्मत। लैरी और हर्ब पागलों की तरह जहाज से पानी बाहर निकाल रहे थे और मैरी स्टीयरिंग व्हील संभाल रखा था। जब गॉर्डन बच्चों के कैबिन में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सुजैन के सिर पर एक बड़ी सी चोट लगी थी, जिससे उसका माथा सूज गया था। जब उन्होंने बाद में पूछा कि उसने पहले क्यों नहीं बताया, तो सोचिए उस 7 साल की बच्ची ने क्या कहा। उसने कहा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसके ठीक बाद 6 साल के बेटे जोनेथन ने जो कहा, उन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। उसने अपने पापा से पूछा, डैडी, क्या हम मरने वाले हैं? गॉर्डन उसे हिम्मत दे ही रहे थे कि उस बच्चे ने कहा, हमें मरने से डर नहीं लगता, अगर हम सब एक साथ हैं। इन शब्दों ने गॉर्डन को लड़ने की एक नई वजह दे दी। पर सच्चाई ये थी कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना अब नामुमकिन था। जहाज पूरी तरह टूट चुका था। अब उनकी इकलौती उम्मीद थी पास का एक छोटा सा द्वीप आइल एम्स्टरडैम, जो उस विशाल समंदर में एक सुई खोजने जैसा था। उनका मेन कंपास खराब हो चुका था, उनके पास बस एक स्पेयर कंपास बचा था।
और उसी के सहारे तेज हवाओं और लहरों का अंदाजा लगाकर गॉर्डन ने एक कैलकुलेशन की। एक नंबर जिस पर उन सब की जान टिकी थी, 185 डिग्री। उन्होंने लैरी को जहाज को ठीक इसी दिशा में मोड़ने के लिए कहा। अब बस इंतजार करना था, और ये इंतजार शायद लड़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। गॉर्डन इतने थक चुके थे कि वो नीचे जाकर सो गए। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी कैलकुलेशन गलत थी, कि वो द्वीप से मीलों दूर निकल चुके हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची। शाम के 6 बजे जब उनके बच्चे आए तो गॉर्डन को लगा कि शायद ये आखिरी पल हैं। जोनाथन ने कहा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं? लेकिन बच्चे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कैप्टन भी। गॉर्डन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जब वो भागकर डेक पर गए तो सामने वो द्वीप था। उन्होंने कर दिखाया था। उन्हें आइल एम्स्टर्डम मिल गया था। अब देखा जाए तो आइल एम्स्टर्डम ज्वालामुखी की चट्टान का बस एक बंजर टुकड़ा था, लेकिन उस वक्त उस परिवार के लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह थी। वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो उम्मीद थी, वो सुरक्षा थी, वो उनका भविष्य था। और ये जीत किसी एक इंसान की नहीं थी, ये गॉर्डन और मैरी के नेतृत्व की जीत थी। लैरी और हर्ब की बिना थके मेहनत की जीत थी। सुजैन के निस्वार्थ साहस और जोनाथन के निडर जज्बे की जीत थी। ये एक टीम की जीत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी चीज सिखाती है। जब समंदर की लहरें आपका सब कुछ छीनने पर तुली हों, तब शायद अपनों का साथ ही वो अकेला सहारा होता है जो आपको डूबने से बचाता है। और इसी के साथ एक सवाल मन में आता है, जब सब कुछ खो जाए तो क्या वाकई एक साथ होना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है? भारी किताबों को पॉडकास्ट में बदलें। स्मार्ट लर्निंग और संक्षिप्त विवरण के लिए पॉड स्टडी को सब्सक्राइब करें।